हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो में करेंगे हम विकास का अर्थ, विकास की परिभाषाएं और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं और विकास के स्वरूप कौन कौन से होते हैं और किस तरह से विकास प्रभावित होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, विकास का अर्थ क्या होता है। तो विकास का अर्थ होता है जब किसी संपूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन होता है तो वही हमारा विकास कहलाता है। यानी कि बालक में जब कर्मिक रूप से परिवर्तन होता है तो उसके बाद ही इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, विकास कहते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं विकास की परिभाषा है। हरलोग के अनुसार विकास क्या है। हरलोग के अनुसार विकास का अर्थ है कि जो विकास है वह गुणात्मक और दिशात्मक होता है। इनके जो विकास होता है वह गुणात्मक और दिशात्मक रूप से होता है। फिर देखते हैं एंडरसन के अनुसार विकास का अर्थ क्या है। तो एंडरसन के अनुसार विकास का जो अर्थ है वो मात्र किसी व्यक्ति की ऊंचाई योग्यता में कुछ वृद्धि से नहीं है। यानी कि जो एंडरसन है इनका कहना था कि विकास किसी व्यक्ति की ऊंचाई या योग्यता में कुछ यानी कि थोड़ी वृद्धि से नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर विकास अनेक संरचनाओं और प्रकारों के समन्वय की एक जटिल प्रक्रिया है। इनके जो विकास है वह आसान नहीं है, एक जटिल प्रक्रिया है। इनके एक थोड़ी सी वृद्धि को हम विकास नहीं कह सकते, यह एक जटिल प्रक्रिया है। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों आगे विकास की विशेषताएं क्या हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है विकास प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में घटित होता है। विकास में कर्मिक यानी कि जो विकास होता है वह क्रमबद्ध तरीके से चलता है। इनके क्रमबद्ध तरीके से परिवर्तन होते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से विकास हो जाता है। विकास में क्रमिक परिवर्तन पाए जाते हैं, परिवर्तनों में निरंतरता पाई जाती है, यह परिवर्तन अविराम गति से चलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो विकास होता है वह स्टेप बाय स्टेप चलता है और यह निरंतर चलता रहता है और यह जो परिवर्तन होता है अविराम यानी कि जो है ना अविराम गति से इनके बिना रुके यह परिवर्तन जो है ना चलता रहता है। विकास किसी भी अवस्था में सामान्य नहीं होता। इनके विकास जो है ना किसी एक अवस्था में सामान्य नहीं होता, वह भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। फिर उसके बाद देखते हैं कर्मिक परिवर्तन एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप से संबंधित रहते हैं। इनके जो कर्मिक परिवर्तन होते हैं बालक में वह एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप से संबंधित यानी कि जुड़े रहते हैं। यह परिवर्तन एक दूसरे से अलग ना होकर जुड़े हुए होते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया है। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों विकास परिवर्तन की जो गति होती है भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है। इनकी जैसी अवस्था होगी वैसा विकास होगा। जैसे कि विकास की जो गति होती है वह गर्भकालीन अवस्था में सर्वाधिक होती है और फिर उसके बाद जब परिपक्वता अवस्था आ जाती है तो फिर वहाँ पर विकास की जो गति होती है वह मंद हो जाती है। फिर उसके बाद देखते हैं विकास के पश्चात व्यक्ति में अनेक नई विशेषताएं और क्षमताएं उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब विकास होता है किसी व्यक्ति का तो उसमें अनेक नई प्रकार की विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं और क्षमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि हमने देखा है एक छोटा बालक है, उसकी विशेषताएं कुछ और हैं, फिर उसके बाद वह किशोरावस्था में जाता है तो उसकी विशेषताएं और क्षमताएं कुछ और हो जाती हैं। फिर उसके बाद दोस्तों देखते हैं विकास के स्वरूप कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है आकार में परिवर्तन। यानी कि सबसे पहले जब विकास होता है तो आकार में परिवर्तन होता है। विकास के द्वारा बालक के शारीरिक आकार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इनके जो विकास होता है उससे क्या होता है कि जो बालक का शरीर होता है उसमें निरंतर जो है ना परिवर्तन होता रहता है और आकार में होने वाला परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे कि लंबाई भार, आपने देखा होगा कि जो छोटा बालक है उसकी लंबाई कुछ और है, भार कुछ और है। फिर जब वह थोड़ा और बड़ा होता है तो उसकी लंबाई और भार में भी परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अनुपात में परिवर्तन। बालक के शरीर का विकास एक अनुपात में होता है। समस्त शारीरिक अंग एक निश्चित अनुपात में चलते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से सभी अंगों का जो मतलब परिवर्तन है वह एकदम से होता है, ऐसा नहीं है। एक निश्चित अनुपात होता है और उसी अनुपात के दायरे में जो विकास होता है वह चलता रहता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अनिश्चित रूप से कभी भी कोई भी विकास हो जाएगा।
फिर उसके बाद देखते हैं पुरानी संरचना में परिवर्तन। बिल्कुल, जब नया विकास होता है, जो पुरानी संरचना होती है तो उसमें परिवर्तन होता है। तो विकास के क्रम में बालक की जो पुरानी शारीरिक संरचना होती है उसमें भी परिवर्तन होता है। फिर उसके बाद देखते हैं नवीन गुणों की प्राप्ति। तो जब बालक में विकास होता है तो वह नए गुण, नई विशेषताएं जो है ना प्राप्त करेगा, तो जाहिर सी बात है नए गुणों की प्राप्ति होगी। विकास के द्वारा जहां पुरानी संरचना परिवर्तित होती है वहीं पर नवीन गुणों की प्राप्ति भी होती है। तो जब पुरानी संरचना परिवर्तित होगी तो उसके बाद जो नवीन गुण होते हैं उनकी प्राप्ति भी बालक को होती है। फिर उसके बाद देखते हैं विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत देखते हैं मानव के जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की जो प्रक्रिया, यानी कि जन्म से लेकर विकास की जो प्रक्रिया है वह मृत्यु तक चलती रहती है। मानव जीवन के कुछ वर्षों में विकास गति से होता है और कुछ वर्षों में विकास धीमी गति से होता है। जैसे कि हमने बताया था कि गर्भकालीन अवस्था में जो विकास होता है वो तेज गति से होता है, और जब परिपक्वता अवस्था आ जाती है उसमें जो विकास होता है वह मंद हो जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं विकास क्रम का सिद्धांत, यानी कि जो विकास होता है वह क्रमबद्ध तरीके से चलता है। बालक के विकास का एक क्रम होता है। जन्म के समय बालक केवल रोना जानता है। फिर उसके बाद जब वह 6-7 महीने बाद अपने माता पिता के लिए कुछ शब्द प्रयोग करने लगता है, जैसे कि पा, माँ, बा आदि। इस प्रकार बालक का जो गामक होता है और जो भाषा संबंधी विकास है वह एक निश्चित क्रम में होता है। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, यानी कि व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती हैं उससे भी विकास प्रभावित होता है। प्रत्येक व्यक्ति के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि हर व्यक्ति की बुद्धि अलग होती है, लिंग अलग होता है, वातावरण अलग होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। व्यक्ति की बुद्धि, लिंग, वातावरण आदि का जो प्रभाव है वह बालक के विकास पर पड़ता है। एक ही आयु के दो बालक के जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है उनमें अंतर होता है, जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ही प्रभाव है। आपने देखा होगा कि एक ही आयु के दो बालक होते हैं लेकिन उनका जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है उनमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जैसे कि अगर शारीरिक विकास में देखें कि एक ही आयु का बालक होता है, कोई कद में क्या होता है दोस्तों लंबा होता है, और कोई मानसिक रूप से क्या होता है मंदबुद्धि होता है, कोई होशियार होता है। तो इस तरीके से विभिन्नता पाई जाती है। फिर उसके बाद देखते हैं विकास दिशा का सिद्धांत, यानी कि जो विकास होता है वह दिशात्मक रूप से होता है। मानव विकास सिर से होकर पैर की ओर चलता है। ये क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो विकास है वह कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक चलता है। इस तरीके से पैर से सिर की ओर दे देगा, सिर से पैर की ओर दे देगा, ठीक है। तो जो मानव विकास है वह सिर से होकर पैर की ओर चलता है। जन्म लेने के पश्चात प्रथम सप्ताह में बालक केवल सिर को उठाता है। इनके सबसे पहले जो बालक होता है वह अपने सिर को उठा पाता है। फिर उसके बाद 3 माह में वह अपनी आंखों पर नियंत्रण कर लेता है। इनकी जो आंखों से संबंधित क्रियाएं होती हैं वो करने लगता है। फिर 6 माह में वह अपने हाथों से गति करने लगता है। इनके अपने हाथों को इधर उधर हिलाने लगता है और उनसे क्रियाएं करने लगता है। फिर 1 वर्ष में वह स्वयं बैठने और घिसटकर चलने लगता है। यानी कि जो बालक होता है वह धीरे धीरे दिशात्मक रूप से जो है ना विकसित होता है, उसका विकास होता है। जैसे कि गर्भावस्था में भी पहले सिर का विकास होता है, फिर धड़ का विकास होता है, फिर टांगों का विकास होता है। फिर उसके बाद देखते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। हरलोक के अनुसार प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो चाहे मानव जाति है, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। तो बिल्कुल वही बात है कि बालक चाहे ब्रिटेन में पैदा हो चाहे भारत में, लेकिन उसका जो शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक जो विकास होता है वह समान रूप से होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि एक बालक ब्रिटेन में पैदा हुआ तो उसका विकास कुछ और है, एक बालक भारत में पैदा हुआ तो उसका विकास किसी और तरीके से होगा, ऐसा नहीं है। तो हरलोक के अनुसार जो है ना ब्रिटेन में चाहे बालक पैदा हुआ हो चाहे भारत में पैदा हुआ हो, लेकिन उसका जो शारीरिक मानसिक विकास होता है वह समान रूप से होता है। फिर उसके बाद देखते हैं पारस्परिक संबंध सिद्धांत।
इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक अपने शरीर के पूर्ण फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। इनके प्रत्येक जो बालक होता है अपने शरीर के और फिर जो है ना अंग के भागों को चलाना सीखता है। बालक पहले पूरे हाथ को उठाना सीखता है, फिर उसके बाद हाथ की उंगलियों को चलाना सीखता है। इसके साथ साथ बालक के जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास में पारस्परिक संबंध होता है। इनके सभी जो अंग होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं वंशानुक्रम वातावरण का सिद्धांत। मानव विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम मानव विकास की कुछ सीमाएं निर्धारित करता है, जिस सीमा के आगे उसका विकास संभव नहीं हो सकता। इसी प्रकार मानव जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उसका जो वातावरण होता है उसकी जन्मजात योग्यताओं को प्रभावित करता है। यानी कि वंशानुक्रम और जो वातावरण होता है वह बालक के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों विकास को प्रभावित करने वाले कारक कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है विकास को प्रभावित करने वाले कारक में वंशानुक्रम। जो जैसा कि हमने अभी देखा कि जो वंशानुक्रम होता है वह बालक के विकास को प्रभावित करता है। वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक के जन्म के समय ही पाई जाती है। इनके बालक के जन्म के समय ही उसमें पाई जाती हैं। बालक का रंग, रूप, लंबाई, अन्य शारीरिक जो विशेषताएं होती हैं, बुद्धि, तर्क, स्मृति तथा अन्य मानसिक जो क्रियाएं होती हैं उन सब का निर्धारण वंशानुक्रम द्वारा ही होता है। जैसे कि हमने देखा वंशानुक्रम का प्रभाव जीवन के प्रारंभ के समय ही अर्थात यानी कि वंशानुक्रम का जो प्रभाव होता है जब व्यक्ति गर्भाधान के समय ही नहीं पड़ता, लेकिन इसका प्रभाव जीवन पर्यंत चलता रहता है। इनके जो हमारा वंशानुक्रम है इसका प्रभाव केवल गर्भाधान के समय ही नहीं बल्कि जीवन भर इसका प्रभाव पड़ता रहता है। जैसे हमने देखा है ना कि अगर किसी के माता पिता काले हैं तो उनके अगर किसी के माता पिता का जो कद होता है दोस्तों अगर वह थोड़ा कम है तो उनकी जो संतान है उनका कद भी थोड़ा कम होता है। किसी के माता पिता कोई शारीरिक वो है शारीरिक रूप से अगर अपंग है तो उनकी जो औलाद होती है, ऐसा नहीं कि सबके साथ ऐसा होता है लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि वंशानुक्रम का प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता ही है। ठीक है ना। इनके बच्चे में माता पिता के जो गुण होते हैं वो देखने को मिलते हैं और इसी को वंशानुक्रम कहा जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं वातावरण की वातावरण का प्रभाव भी जो है ना विकास को प्रभावित करता है।